नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे लेविस डॉट फार्मूलाज ऑफ मोलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस में पॉलीएटॉमिक कैटायंस होते हैं और पॉलीएटॉमिक एनायंस भी होते हैं। पहले तो हम देखेंगे मोलिक्यूल्स क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठो और साथ साथ ही नोट्स बनाओ और लेक्चर को पूरे अंत तक देखो। The concepts related to Lewis formulae to construct or to sketch the structure of polyatomic ions and molecules, ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जब आप लेक्चर अंत तक देखोगे। पूरा कॉन्सेंट्रेटली होकर देखो। ओके, चलो इसमें फॉर्मल चार्ज भी आने वाला है। बहुत सारे एटम्स का हम फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला भी देखेंगे उसका। पहले तो क्या होता है देखो, मोलिक्यूल्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। मोलिक्यूल्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। मोलिक्यूल्स बनते कैसे हैं? मोलिक्यूल्स बनते हैं एटम्स, सिमिलर एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद भी बनते हैं, और दो डिफरेंट टाइप्स के एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद भी मोलिक्यूल्स बनते हैं। यहां पर देखो, ऑक्सीजन कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन, इट कैन फॉर्म O3 मॉलिक्यूल। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम उसे मोलिक्यूल्स बोलेंगे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक है, ये भी डायटॉमिक हाइड्रोजन है। अगर कम से कम दो एटम्स होते हैं तो उसे हम पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। अगर एक ही एटम होता है और उसके ऊपर चार्ज हो भी नहीं भी हो तो उसे हम पॉलीएटॉमिक नहीं बोलते, उसे हम मोनोएटॉमिक बोलते हैं। लाइक Cl- ये क्लोराइड आयन हो गया, F- ये फ्लोराइड आयन हो गया, H+ ये हाइड्रोजन का कैटायन हो गया। इसको हम मोनोएटॉमिक बोलेंगे। ये ट्राई एटॉमिक है, इस एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम्स है, एक ऑक्सीजन का एटम है और इसके ऊपर किसी भी एक के ऊपर चार्ज नहीं है, तो इन सभी एग्जांपल्स को हम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ये क्लोरीन का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये अमोनिया है। और देखो, एनायंस का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज आयंस, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो इस पूरे आयन के ऊपर 3- चार्ज है तो इसे हम एनाइन बोलेंगे। और ये पॉलीएटॉमिक क्यों है? क्योंकि इसमें 5 एटम्स होते, फास्फोरस का 1 और ऑक्सीजन के 4, और सभी के ऊपर मिलाकर 3- चार्ज आने वाला है। और परफेक्टली अगर हम देखेंगे ये 3- चार्ज किस किस एटम्स के ऊपर है तो हमें जानना होगा फॉर्मल चार्ज, ये भी हम आगे देखेंगे। ये NO2- है, ये NO3- है, ये नाइट्राइट आयन होता है, नाइट्राइट NiTrite, ये होता है नाइट्रेट आयन NiTrAte, ये सल्फाइड आयन है, ये CuLPHIT या फिर SuLFite भी लिख सकते हैं, ये सल्फेट आयन है। पॉलीएटॉमिक कैटायंस बहुत कम होते हैं और हमारे लिए इतने दो बस हैं आज के कंसेप्ट के लिए। ये होता है हाइड्रोनियम आयन, और ये सभी 4 एटम्स के ऊपर मिलाकर अभी तक तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर आएगा या फिर ऑक्सीजन के ऊपर आने वाला है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय नोइंग द फॉर्मल चार्ज और कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। देखो बच्चों, और ये NH4+ है, इसका नाम है अमोनियम आयन। अब हम क्या देखेंगे, लेविस डॉट फॉर्मूला ऑफ ए मोलिक्यूल, लेविस डॉट फॉर्मूला ऑफ ए मोलिक्यूल्स or ions are constructed or written by knowing the electrons। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट की तरह, एक डॉट का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, 1 डॉट मींस 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 1 डैश मींस 2 इलेक्ट्रॉन, डबल डैश मींस डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ट्रिपल डैश मींस 6 इलेक्ट्रॉन। अगर डबल डैश होता है तो एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर आपको मालूम भी नहीं है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में तो भी आप आगे जाके सीख लेंगे। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो दोनों भी कोवैलेंस बॉन्ड होते हैं। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो भी ये दोनों भी कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड होता है तो भी वो दोनों भी कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद देखो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज
अगर हमने हाइड्रोजन को लिया, ये हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट फार्मूलास, हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट फार्मूला इसको H, ये एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों भी सही है, बोथ आर करेक्ट। ये भी हाइड्रोजन ही है, ये भी हाइड्रोजन ही है। अगर हम यहां पर देखेंगे क्लोरीन को, क्लोरीन के मॉलिक्यूल को, ये Cl है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17287 is its electronic configuration. That's why chlorine has 7 electron in its valence shell. Therefore, these are the 7 electrons of chlorine. These are the 7 valence shell electrons of chlorine. There is one more chlorine atom in Cl2 molecule. It has also 7 electron in its valence shell. That is the representation of chlorine molecule according to Lewis dot structure. इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, Cl बॉन्ड Cl, इसको बॉन्ड नहीं लिखते बच्चों, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं लिखते, ये गलत तरीका है। तो हम यहां से इसको मिटाएंगे, और अगर ये अनशेयर्ड पेयर है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 these are the अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने शेयरिंग में भाग नहीं लिया है, हिस्सा नहीं लिया है, तो इसको हम ऐसे ही दिखाते हैं। यहां पर एक डैश नहीं लिखेंगे, डैश दो एटम्स के बीच में होता है, डबल डैश भी दो एटम्स के बीच में होता है। वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल वे से होगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल डॉट, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। These 6 electrons are also called as non-bonding. इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया है। These electrons cannot take part in chemical bonding. They are called as, ये बॉन्डिंग यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के काम में नहीं आए, तो उसे हम लोन पेयर भी बोल सकते हैं, या फिर उसे नॉन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। ये दोनों भी करेक्ट है। अगर हम H2O को रिप्रेजेंट करेंगे, H2O मैं यहां पर लिखूंगा, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, HOH, ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे दो लोन पेयर्स, ये बॉन्डिंग पेयर है, ये बॉन्डिंग पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। इसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, HOH, ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि सिंगल बॉन्ड, ये भी दो इलेक्ट्रॉन्स सिंगल, और यहां पर ये भी दो इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये नहीं होता है बच्चों, ध्यान दो, ये दो डॉट्स का मतलब ये भी इस तरह से अनशेयर्ड नहीं कहलाएंगे, ये शेयर्ड ही है, लेकिन लेविस बोलते हैं कि इसको डॉट फॉर्मूले की तरह भी लिख सकते हो आप, या फिर डैश फॉर्मूले की तरह भी लिख सकते हो। और लेविस ने खुद से ये एक्सेप्ट किया है कि उनके फैक्ट्स में बहुत सारे लिमिटेशंस हो सकते हैं। और एक बात आप याद रखो, लेविस कंसेप्ट 3 डायमेंशनल व्यू नहीं बताता है, यानी कि ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एग्जैक्टली किस तरह से ज्योमेट्री दिखाएंगे, इसका शेप क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा, प्लेनर होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, या फिर ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, इसके बारे में लेविस कुछ भी नहीं बताते। ये सिर्फ बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, और टोटली लेविस डॉट फॉर्मूलास आर बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। लेविस ये कहते हैं दोज एटम्स विच आर कंस्टिट्यूटिंग दैट मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक आयन, वो सभी एटम्स जो पॉलीएटॉमिक आयंस में हैं या फिर मॉलिक्यूल्स में हैं, ऑल ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, all try to complete their octet and to become stable, except हाइड्रोजन H2 में देखो, लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस प्लस, दे आर ट्राइंग टू कंप्लीट देयर डुप्लेट एंड नॉट ऑक्टेट। ये डुप्लेट पूरा करने की कोशिश करेंगे लाइक ए हेलियम, बिकॉज दे आर नॉट ट्राइंग टू बिहेव और कंप्लीटिंग ऑक्टेट लाइक ए नियॉन। नियॉन इनसे काफी दूर है, तो ये नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके नजदीक वाला, इट्स नेबरिंग
noble gas is helium, that's why they are try to complete their duplet and they become stable. बाकी सभी एटम्स अपना अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेंगे और स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। और एक बात, लेविस के स्ट्रक्चर्स में बच्चों लिमिटेशंस आ रहे हैं, शेप इंक्लूड नहीं है, ज्योमेट्री इंक्लूड नहीं, 3D अरेंजमेंट इसमें नहीं आता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस है। और उस शेप्स और ज्योमेट्री को जानने के लिए हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखनी होगी, VSEPR थ्योरी देखनी होगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी देखनी होगी, रिपल्शन देखना होगा, बॉन्ड एंगल्स देखने होंगे, बॉन्ड लेंथ देखने होंगे, तभी हम शेप एंड ज्योमेट्री डिटरमाइन करेंगे। ओके, अभी अकॉर्डिंग टू लेविस टू कंस्ट्रक्ट और टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस मोलिक्यूल्स एंड आयंस देयर आर डिफरेंट 6 डिफरेंट स्टेप्स, उसमें सब स्टेप्स भी आएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे बोर्ड को इरेज करेंगे, बोर्ड को इरेज करने के बाद स्टेप 1 लिखेंगे क्योंकि हमारा समय बचेगा, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देखो ये स्टेप नंबर फर्स्ट है, ड्यूरिंग प्रेडिक्टिंग और राइटिंग द लेविस डॉट फॉर्मूले। इसे आप वीडियो को पॉज करके लिख लो, फिर इस कंसेप्ट पर आ जाओ। देखो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक आयन का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है या फिर इलेक्ट्रॉन डैश स्ट्रक्चर भी बनाना है अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट, देन सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है, राइट ए सिमेट्रिकल स्केलेटन फॉर द मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक आयन। सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, जितना पॉसिबल हो उतनी सिमेट्री आनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है सिमेट्री बहुत अच्छी तरीके से स्टेबिलिटी लाता है। मोर द सिमेट्री मोर इज द स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई ट्राई टू मेक more symmetrical structure or more symmetrical skeleton of the given polyatomic ion or molecule। उसमें A B C D 4 सब स्टेप्स आने वाले हैं, हम A देखेंगे बाद में B देखेंगे। A में क्या होता है, देखो इट इज सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। अगर हमने PO4 3- लिया, CO2 लिया, H2O H2S4, तो इसमें से बीच में किसे लेंगे, यानी कि सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा, तो हमसे 2 तरीके से जान सकते हैं। एक नहीं हर बार वर्क करता है, 100% नहीं, दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ लेविस डॉट फॉर्मूले। ओके, आगे जाके आपको सब कुछ मालूम होगा इस केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में। देखो एक तो हम क्या देखेंगे, अमंग दीज अगर ये हमने H2SO4 लिया है, H2O लिया है, CO2 है, C और O के बीच में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जान ली है। तो among the C and O, carbon is less electronegative or least electronegative, LEAST. That's why carbon is the central element. In P and O, phosphorus and oxygen, again phosphorus is less electronegative. That's why phosphorus is central. लेकिन हाइड्रोजन को हर बार एक ही बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी किसी भी स्ट्रक्चर में एक ही होती है। अगर एक ही वैलेंसी होती है तो हाइड्रोजन कभी बीच में नहीं आ सकता है। इट इज नेवर बी ए सेंट्रल एलिमेंट। उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो हाइड्रोजन की, तभी भी वो सेंट्रल एलिमेंट कभी नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी ही एक होती है बच्चों। उसी तरह हम एक्सेप्ट H लिख रहे हैं, इसी तरह हम फ्लोरीन को भी कभी सेंट्रल नहीं लेते हैं। फ्लोरीन आल्सो नेवर बी ए सेंट्रल, क्योंकि इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग द ऑल एलिमेंट्स टिल नोन। आज तक जितने भी एलिमेंट्स हमें मालूम है उसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, वो भी कभी सेंट्रल एलिमेंट नहीं होगा। फ्लोरीन को ऑलवेज एक ही बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। तो आपने याद कर लिया, मालूम हो गया आपको कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर बी ए सेंट्रल। तो इस तरह से इसमें देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन नाइट्रोजन, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन कभी सेंट्रल नहीं बन सकता, इसलिए इन NH4+ नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एलिमेंट। नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एलिमेंट। NH3 अगेन नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एलिमेंट। यहां पर भी देखो हाइड्रोजन तो सेंट्रल नहीं हो सकता कभी भी, और S और O के बीच में सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज सेंट्रल एलिमेंट। इन H2O हाइड्रोजन नेवर बी ए सेंट्रल, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एलिमेंट। इन CO2 कार्बन इज द सेंट्रल एलिमेंट एंड PO4 3- में फास्फोरस सेंट्रल एलिमेंट होने वाला है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का प्रयत्न करेंगे। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर
उससे भी पहले हम बी, स्मॉल बी को देखेंगे और स्मॉल बी के बाद हम ए बी सी डी होने के बाद हम स्ट्रक्चर को पूरा करेंगे। देखो अभी स्टेप 1 में स्मॉल बी क्या कहता है, देखो इट इज रिगार्डिंग टू ऑक्सीजन। अगर उस मोलेक्यूल में या फिर पॉली एटॉमिक आयन में ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन के साथ यानी ऑक्सीजन बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, ये कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है मोलेक्यूल में या फिर आयन में, देन ऑक्सीजन बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कब बनाता है, सिर्फ 4 केसेस में ऐसा हो सकता है। एक O2 ऑक्सीजन का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में ये पॉसिबल है। ऑक्सीजन का ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है ओजोन, O3 में ये पॉसिबल है। ऑक्सीजन के और मॉलिक्यूल्स होते हैं पेरोक्साइड और पेरोक्साइड भी बोल सकते हो, इसमें भी ये पॉसिबल है। और सुपर ऑक्साइड्स यानी कि कंपैरेटिव टू दैट मेटल ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब पेरोक्साइड यानी कि पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, आप यस ब्लॉक एलिमेंट देखो, ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स 11th स्टैंडर्ड में आप 5 मिनट उसको रिवाइज करो। देखो उसमें अल्कली मेटल के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, अल्कलाइन अर्थ मेटल के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, उसमें आपको ये सुपर ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड मालूम होंगे। उसको आप देखो, बहुत ही इजी है। देखो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कब बनाता है, O2 में बनाता है, O3 में बनाता है, सॉरी, और पेरोक्साइड में बनाता है, और उसके साथ सुपर ऑक्साइड में भी बनाता है। उसके बाद किसी भी मॉलिक्यूल और आयन में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। और एक बात बच्चों, जब कभी मॉलिक्यूल में या फिर पॉली एटॉमिक आयन में ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्लूड होता है, ट्रांजिशन आयरन, क्रोमियम एक्सेट्रा, उस समय क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एंटर नहीं होता है। इन केस ऑफ यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ही एंट्री करता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है। तो डी ब्लॉक के लिए यानी कि कंपाउंड्स कंटेनिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, लेविस को बहुत दिक्कत आती है उस स्ट्रक्चर के स्केलेटन को बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने कभी उसका स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं। ओके, देन चलो देखो अभी एग्जांपल्स देखेंगे हम। इसको आपने नोट कर लिया, SO4 2-, ये पेरोक्साइड भी नहीं, ये सुपर ऑक्साइड भी नहीं, इसलिए इसमें ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये कुछ इस तरह से हम लिखेंगे सिमेट्रिकल के लिए, सल्फर ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और उसके बाद हम इसे पूरा करेंगे। ये सेंट्रल होगा, सेंट्रल देखा है। सिमिलरली कार्बन सेंट्रल है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसमें बनाएगा। यहां पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और बीच में हम इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, आगे जाके डॉट्स लिखेंगे, डैश लिखेंगे। यहां पर भी देखो ऑक्सीजन कैनॉट बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, इसे हम अगर सिमेट्रिकल लिखने की कोशिश करेंगे, सेंटर में फॉस्फोरस आ जाएगा, ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन आएगा, और बाद में हम इसके चार्जेस देखेंगे। O3 ये अगर हम सिमेट्रिकल लिखेंगे, पूरी तरह सिमेट्रिकल अगर लिखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा ना, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ओके, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये बहुत ही सिमेट्री आ गई है अपने पंखे जैसी, फैन जैसी, ये मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और इसमें ऑक्सीजन कैन बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन। ये देखो, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन नेवर बी ए सेंट्रल, तो इसमें 2 सेंटर होंगे। देखो हाइड्रोजन के भी सेंटर में नहीं होगा, तो हाइड्रोजन होगा कहां पे, हाइड्रोजन इज ऑलवेज एट टर्मिनल पोजीशन, हाइड्रोजन ऑलवेज बी एट टर्मिनल पोजीशन, कॉर्नर पर ही होगा हाइड्रोजन हमेशा। तो ये हाइड्रोजन यहां पर एक लिखेंगे, इस साइड पर एक लिखेंगे, और बीच में 2 ऑक्सीजन लिखेंगे। ये मोर सिमेट्रिकल वे है लिखने का। आगे आगे जाके हम स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर देखने वाले। ये सोडियम पेरोक्साइड है, इसी तरह स्ट्रक्चर आने वाला है, क्योंकि सोडियम भी देखो, सोडियम भी एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है, अल्कली मेटल है ना। तो दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड आर ऑलवेज एट द टर्मिनल। क्लोरीन ब्रोमीन एक से ज्यादा भी बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं बच्चों। क्लोरीन की वैलेंसी एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। आप खुद से थोड़ा ट्राई करो वैकेंट डी ऑर्बिटल के बारे में कि व्हाट आर द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, किस किस में होते हैं और किस किस में नहीं होते। तो इस तरह से क्लोरीन की
ऑलवेज एक ही वैलेंसी हो ऐसा नहीं। क्लोरीन ब्रोमीन आयोन की वैलेंसी एक्सटेंड हो सकती है, एक से ज्यादा भी आ सकती है, लेकिन अल्कली मेटल और हाइड्रोजन की वैलेंसी हर बार एक ही होती है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां से हाइड्रोजन को निकालेंगे हम और अगर सोडियम को लिखेंगे तो भी चलेगा। और यहां पर देखो ऑक्सीजन बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, ये हो गए पेरोक्साइड्स। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये पेरोक्साइड नहीं, सुपर ऑक्साइड नहीं, तो क्या होगा इसमें ऑक्सीजन कभी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये होगा स्ट्रोंसियम पेरोक्साइड, यहां पर इस कंसेप्ट में ऑक्सीजन कैन बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन ये बना सकता है। ये बेरियम पेरोक्साइड है, बेरियम पेरोक्साइड, तो यहां पर भी ऑक्सीजन कैन बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन। ये हो गया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसको आप कहां पर देखने वाले हो, रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स और रिएक्शंस ऑफ ग्रुप फर्स्ट मेटल विद ऑक्सीजन ऑफ सुपर ऑक्साइड के बारे में आप जान लो। तो ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, इसमें भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ऐसे लेविस बताते हैं। और ये हो गया रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, इन दैट आल्सो ऑक्सीजन कैन बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे अबाउट टर्नरी एसिड्स। टर्नरी एसिड के केस में क्या होता है, यानी कि ऑक्सो एसिड के केस में क्या रूल अप्लाई हम करेंगे। दैट इज द सब स्टेप फ्रॉम स्टेप नंबर 1 C regarding to ternary acids which are also called as oxo acids or oxy acids। देखो इसको पहले तो आप नोट करो, स्टेप नंबर फर्स्ट में से स्मॉल c क्या कहता है। देखो बहुत सारी बातें इसमें आने वाली है बच्चों। हाइड्रोजन एक्चुअली बॉन्ड्स टू ऑक्सीजन एटम, इन सभी केसेस में हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, नॉट टू द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है इन केस ऑफ टर्नरी एसिड्स। एंड टर्नरी एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड्स और ऑक्सो एसिड्स। और इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, आप उस एक्सेप्शंस को नोट करो। ये है H3PO2, H3PO3 एंड HClO। इन दिस 3 केसेस, जो स्टार वाले 3 केसेस है 1, 2 एंड 3, इस केस में इस तरह से बिहेवियर नहीं होगा। इन 3 केसेस में हाइड्रोजन सेंट्रल एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है। बचे हुए किसी भी केस में हाइड्रोजन सेंट्रल एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। आगे जाके सल्फर के और 5 ऑक्सी एसिड्स आने वाले हैं, जो कि आप देखेंगे ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट की स्टडी में। तो किसी भी ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में, ऑक्सी एसिड क्या है हम बताएंगे अभी, किसी भी ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में हाइड्रोजन सेंट्रल एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, मींस हाइड्रोजन कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड्स विद सल्फर, इट कैन बॉन्ड्स ओनली विद ऑक्सीजन। इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स हैं। आपको ये मालूम है नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रस होता है, इसे भी नोमेनक्लेचर सिस्टम आने वाली है। नाइट्रस OUS किसे बोलते हैं, IC किसे बोलते हैं, ऑर्थो प्यारा नहीं, ऑर्थो, पायरो, मेटा एक्सेट्रा। तो इसे हम 12th स्टैंडर्ड में देखेंगे। इसके IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में, यानी कि इसके नोमेनक्लेचर के बारे में 11th में बात करने की जरूरत अभी तो नहीं है, अभी नहीं है इस टॉपिक में। देखो इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, मींस हाइड्रोजन नेवर बॉन्ड्स टू सेंट्रल एलिमेंट, इन दिस केस मींस हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओनली विद ऑक्सीजन। देखो अभी इस कंसेप्ट में देखो, इसको छोड़ के बाकी किसी भी ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन में हाइड्रोजन सेंट्रल एलिमेंट से ही बॉन्ड बनाता है, बनाता नहीं, ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। आप सोचोगे ऐसा फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं होता है, फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं होता है, और क्लोरीन कैसे सेंट्रल एलिमेंट आ सकता है, उसकी वैलेंसी तो 1 है। तो देखो अभी हम 2 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन इज 1s2, उसके बाद आता है 2s2, देन आफ्टर 2s 2p5 होता है बच्चों, 2p5। और फ्लोरीन के केस में 2d नहीं होता है, सेकेंड शेल में d ऑर्बिटल अब्सेंट होता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 8 होती है, 8 तो यहां पर ही खत्म होती है। इट इज कॉल्ड एज अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। अगर अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल है बच्चों, तो फ्लोरीन यहां से किसी भी इलेक्ट्रॉन को आगे मर्ज नहीं करता, एक्सपांड नहीं करता, तो फ्लोरीन की वैलेंसी ऑलवेज एक ही होने वाली है।
क्लोरीन के केस में देखो, क्लोरीन के केस में विथ एटॉमिक नंबर 17, इसके पहले क्या होगा, while we writing the electronic configuration of chlorine, write it as neon. After neon it is 3s2, 3s2 के बाद देखो बच्चों, ध्यान लगा कर देखो, 3p5 होता है, और थर्ड मेन शेल में 3d होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3d, d ऑर्बिटल होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन अगर क्लोरीन को अपनी वैलेंसी एक्सपांड करनी होगी तो क्लोरीन अपने 3p के इलेक्ट्रॉन 3d में दे सकता है। ओके, जब क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को यूज मिलेगा। अगर क्लोरीन 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड्स इफ क्लोरीन फॉर्म्स, देन 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन गेट माइग्रेटेड टू 3d। अगर d ऑर्बिटल का प्रेजेंस होता है बच्चों तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है और इट बिहेव्स एज ए सेंट्रल एलिमेंट, बिहेव कर सकता है, और इसका ऑक्टेट भी पूरा होता है और ये ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। अगर क्लोरीन को 5 बॉन्ड बनाने हैं तो क्लोरीन ये आगे जाके ट्रांसफर करेगा और 5 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से क्लोरीन 7 बॉन्ड भी बना सकता है, 7 से ज्यादा नहीं बना सकता। और आयोडीन भी इसी तरह, ब्रोमीन भी इसी तरह से। ओके, ये आपको समझ में आया? हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश बहुत करते हैं। अभी टर्नरी क्या है देखेंगे। टर्नरी इस किसी भी एग्जांपल में देखो, एटम्स कितने हैं मत देखो, कितने टाइप्स के एटम है उसे देखो। यहां पर देखो हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटम्स। यहां पर भी देखो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, 3 टाइप्स ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, 3 टाइप्स ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 3 टाइप्स ऑफ एटम, दे आर कॉल्ड टर्नरी। The acids which contain 3 types of atoms, they are called ternary। उसमें भी देखो कंपल्सरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट ही है बच्चों। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें भी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी है, यहां पर भी है, अलग अलग सेंट्रल एलिमेंट अलग है। Hence they are called as oxy acids of nitrogen, oxy acids of phosphorus, oxy acids of sulfur and oxy acids of chlorine। Okay, oxy acid को ऑक्सो एसिड भी बोलते हैं। इसको हम बाइनरी एसिड बोलेंगे, बाइनरी, बिकॉज दे कंटेन 2 टाइप्स ऑफ एटम्स ओनली। आपको बाइनरी टर्नरी के बीच में डिफरेंस पता होने के लिए मैंने इसे लिखा है, इसका इसमें कुछ रोल नहीं है। यहां पर हाइड्रोजन है और आयोडीन है, इसको हम ऑक्सी एसिड नहीं बोलेंगे। ऑक्सी एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हेन एलिमेंट कैन फॉर्म कंपाउंड विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड्स। अभी रूल क्या है हमारा, स्टेप क्या है, इन पूरे स्ट्रक्चर्स में आगे जाके यहां पर भी और 4-5 ऑक्सीडेशन आने वाले हैं, उसमें भी एक्सेप्शन नहीं है। आगे आने वाले फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में अभी बताना तो बहुत होगा, बहुत बेसिक होगा और हमारा लेक्चर 2 घंटे का हो सकता है अगर हम सबको बताएंगे तो। इसके बाद जो आने वाले ऑक्सी एसिड्स है उसमें भी हाइड्रोजन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सेंट्रल एलिमेंट के साथ नहीं बनाएगा। यहां पर भी आगे आने वाले 5 ऑक्सी एसिड में 5 या फिर 6 भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन नेवर बॉन्ड्स विद सेंट्रल एलिमेंट, इट बॉन्ड्स ओनली विद ऑक्सीजन एक्सेप्ट 1, 2 और 3 को छोड़ के। ओके, तो अभी देखो हम कुछ ट्राई करेंगे। ये HNO2 में नाइट्रोजन सेंट्रल है ना, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन लिखेंगे, बीच में हम बॉन्ड्स देने वाले हैं बच्चों, बीच बीच में हम बॉन्ड्स देने वाले हैं। HNO3 में देखो नाइट्रोजन सेंट्रल है बच्चों। ओके, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा, और ये किसी भी एक हाइड्रोजन को लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो भी सेम वही है, इसको अगर H देंगे तो भी वही है, और इसको H देंगे तो भी वही है। वही सिमिलरिटी कैसे है हम आगे देखने वाले हैं। इन 2 कंसेप्ट्स में देखो, 2 कंसेप्ट्स में इसका स्ट्रक्चर बनाने की अभी इस 11th स्टैंडर्ड में जरूरत नहीं है बच्चों। फिर भी हम फास्फोरस को सेंट्रल लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, और इस फास्फोरस के केस में इन ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस एक रूल होता है बच्चों, इट एटलीस्ट कंटेन दैट ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस एटलीस्ट कंटेन, इनमें कम से कम एक तो P डबल बॉन्ड O होना चाहिए, ये रूल बताता है। इसलिए इसमें देखो अगर सेंट्रल फास्फोरस है और एक P डबल बॉन्ड O होना चाहिए, तो एक ही ऑक्सीजन बचा तो उसको यहां लिखेंगे, उसके साथ H को लिखेंगे, और बाकी बचे हुए 2 हाइड्रोजन इसको यहां पर लिखना होगा। ओके, ये रूल 12 में आ जाएगा। यहां पर भी देखो अगर एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O होता है तो बाकी बचे 2 ऑक्सीजन, 1 और 2, इसके साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन बच रहा है तो हाइड्रोजन।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रूल वायोलेट हो रहा है ना, हाइड्रोजन कैन बॉन्ड्स टू सेंट्रल एलिमेंट, हाइड्रोजन टू सेंट्रल, हाइड्रोजन टू सेंट्रल, इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होगा। यहां पर भी देखो, इसको इरेज करूंगा और इसमें चेंज करूंगा, और एक ऑक्सीजन वन एटलीस्ट वन पी डबल बॉन्ड ओ, वन मोर ऑक्सीजन, और ये यहां पर आने वाला है। तो इस केस में हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एलिमेंट को अटैच नहीं होगा। ओके, यहां पर भी ऐसे रूल्स आने वाले हैं। ये एग्जांपल एक्सेप्शन है, तो हम ये क्लोरीन भी है सेंट्रल, ये क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन। यहां पर हम उस तरह से नहीं दे सकते ना, द एलिमेंट और एटम्स व्हिच आर लेस इन नंबर, जो नंबर में कम है उसे सेंट्रल लेंगे। तो यहां सभी कम है तो सेंट्रल कैसे लेंगे, हाइड्रोजन को सेंट्रल कभी नहीं लेंगे। हाइड्रोजन नेवर बी ए सेंट्रल। देन अमंग द क्लोरीन एंड ऑक्सीजन व्हिच वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज सेंट्रल। एंड देन ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप 12th का पी ब्लॉक टॉपिक निकालो, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18, इसमें आप देख सकते हो ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड देन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की भी ऑक्सो एसिड आप देख सकते हो। अभी इसको सी को होने के बाद हम पॉलीसेंट्रेट सेंटर को देखेंगे, इसे आप नोट करो, मैं तब तक बोर्ड को इरेज करूंगा। स्टेप फर्स्ट में से स्मॉल डी को देखो, इट इज रिगार्डिंग टू पॉलीसेंट्रेट स्पीसीज। एक से ज्यादा सेंटर होते हैं तो व्हेन देयर आर मोर देन वन सेंटर, इससे पहले तो नोट करो, इसको नहीं नोट करेंगे, पहले इसे नोट करो, इसको एक्सप्लेन करेंगे, बाद में आप इसे नोट करो। चलो ओके, अगर आप नोट नहीं करोगे मेरा कुछ नहीं जाएगा। आप ऐसे लेक्चर देखोगे, जो भी जाने वाला है आपका जाने वाला है। हो गया। इन केस ऑफ पॉलीसेंट्रल स्पीसीज, अगर दो या फिर दो से ज्यादा सेंटर्स होते हैं तो कोशिश करो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की। वही तो बता रहे हैं पहले स्टेप से कि राइट द सिमेट्रिकल स्केलेटन, सबसे सिमेट्रिकल स्केलेटन ड्रॉ करने की कोशिश करो कि जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये बहुत हो गए 4 एग्जांपल्स। देखो, इन केस ऑफ C2H4 आपको स्ट्रक्चर्स मालूम ही है अगर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है। C2H4 होता है इथाइलिन, ETHYLENE। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन नेवर बी ए सेंट्रल, और कार्बन कभी टर्मिनल नहीं होता है, कार्बन कभी लास्ट को नहीं आता है, क्योंकि उसको 4 वैलेंसी होने वाली है, और कार्बन को से हम 1 2 3 4 बॉन्ड एक साथ नहीं देते। ओके, तो कार्बन नेवर बी ए, कार्बन नेवर बी ए टर्मिनल, कार्बन कभी टर्मिनल नहीं होता है। C2 के केस में हो सकता है, C2 उसे हम MOT में देखने वाले हैं। C2 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है हम MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में उसे देखने वाले हैं बच्चों। यहां पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक आ रहा है। C2H4 में कार्बन कभी एंड ऊपर नहीं आ सकता और हाइड्रोजन कभी बीच में नहीं आ सकता, तो मैं C लिखेंगे, ऊपर H लिखेंगे, नीचे H लिखेंगे, ऊपर H और नीचे H, बीच में हम इलेक्ट्रॉन्स को और बॉन्ड्स को लिखने वाले हैं। अगर आपको इथाइलिन मालूम है बच्चों, आपको बॉन्ड एंगल मालूम है, sp2 मालूम है, तो बात अलग है। ये तब की बात है जब बॉन्ड एंगल्स मालूम नहीं थे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मालूम नहीं था, उस समय की बात चल रही है। लेविस 1916 की बात चल रही है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ आ रहा है। चलो, अगर C2H6 लिखेंगे तो आपको इसका नाम मालूम है, 2 सेंटर आने वाले हैं, यानी कि पॉलीसेंटर हो गया। अगर एक से ज्यादा सेंटर होते हैं तो पॉलीसेंटर बोलेंगे। हाइड्रोजन 6 होते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अभी हमें बीच में इलेक्ट्रॉन्स को रखना है, हम बाद में रखेंगे। C2H2 में देखो 1 2 सेंटर्स, दोनों भी हाइड्रोजन एक कार्बन को देंगे क्या, तो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, सिमेट्री नहीं आने वाली। तो एक हाइड्रोजन को हम हर एक कार्बन के साथ शेयर करेंगे। उसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको हमने देखा है पिछली बार, H O O और H। ओके, दैट मोर सिमेट्रिकल। अगर इससे भी बढ़िया स्ट्रक्चर हमें बनाने हैं इस पेरोक्साइड का, तो आगे जाके बहुत थ्योरीज देखने के बाद हमें मालूम होगा। चलो, इसको हो गया। हम D को इरेज करेंगे। इरेज करने के लिए बच्चों देर लगती है, आपका समय जाता है, आपका मोबाइल डाटा भी खत्म होता है, इसलिए हमें बोर्ड को इरेज करने के बाद फिर एक बार वीडियो को बनाना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कम से कम समय में बहुत ज्यादा कंसेप्ट आपको देंगे, इसलिए इस तरह से हमें सिखाना पड़ता है। चलो,
आप अच्छे बच्चे हैं। अगर आपको कोई डाउट होते हैं बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जरूर करो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करो, शेयर भी करो। हो गया स्टेप नंबर सेकेंड। ये स्टेप फर्स्ट में से ए बी सी डी हो गया। स्टेप सेकेंड क्या करता है, देखो इसे लिख लो पहले। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं टोटल, उसे निकालना है ताकि हम कोवैलेंट बॉन्ड बना सके, हर एक एटम की वैलेंसी पूरी कर सके, हर एक एटम को हम स्टेबल बना सके। इसलिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उसे हम पहली बार देखेंगे। और वो भी कैसे करेंगे, तो इसे हम, और इसको हम क्या बोलेंगे, नोट इट एज ए, इसे हम ए बोलेंगे। इस पूरे फॉर्मूला जो आने वाला है इसमें हम इसे ए बोलेंगे। ओके, देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑल द एटम्स। जितने भी एटम्स उस मॉलिक्यूल में हैं, पॉली एटॉमिक आयन में होते हैं, सभी एटम्स के पास कितने कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हैं, सबकी एडिशन करो। उसके बाद अगर वो एनायन होता है, एनायन, पॉली एटॉमिक एनायन, तो एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है उसके पास, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, उसमें से किसी एटम्स ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो हर एक नेगेटिव चार्ज के लिए, फॉर एवरी नेगेटिव चार्ज देयर शुड बी एडिशन ऑफ वन मोर इलेक्ट्रॉन। और पूरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल की एडिशन होने के बाद फॉर एनायन जितना भी चार्ज उस एनायन के ऊपर होता है, 3 माइनस हो सकता है, 2 माइनस हो सकता है, सिंगल माइनस हो सकता है, तो जितना नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर है उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो। सिमिलरली अगर वो पॉली एटॉमिक कैटायन होता है, पॉली एटॉमिक कैटायन होता है, तो क्या करो, सभी एटम्स के वैलेंस शेल की एडिशन करो। उसके बाद जितना भी पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होता है, कैटायन के ऊपर, उतने इलेक्ट्रॉन्स कम करो, सबट्रैक्ट करो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, कितने कम है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। देखो इस पूरे कंसेप्ट को, ये तीनों स्टेप्स अप्लाई करने के बाद, ये तीनों भी सब पॉइंट्स हर एक केस में अप्लाई नहीं होंगे। ये कब अप्लाई होगा, अगर मॉलिक्यूल होता है तो, अगर एनायन होता है तो ये भी अप्लाई होगा, ये भी अप्लाई होगा, अगर कैटायन होता है तो ये और ये अप्लाई होगा। ओके, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। हम बताएंगे आपको, अगर हाइड्रोजन होता है, एटॉमिक नंबर 1, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1। ओके, अगर आपके पास कार्बन है तो एटॉमिक नंबर 6 2,4, अगर नाइट्रोजन होता है तो एटॉमिक नंबर 7 2,5। ये बहुत इजी वे है बच्चों, फिर भी आप समझ लो। अगर कई के स्कॉलर बच्चों को ये स्लो लग रहा है, बहुत बेसिक लग रहा है, तो वीडियो को 1.5 के स्पीड पर देखो, भगा के देखो, हम भी फास्ट फास्ट बोलते हैं। ऑक्सीजन 8 2,6, उसके बाद हम देखेंगे सोडियम को देखने की जरूरत नहीं, सिलिकॉन को देखो 14 2,8,4, फास्फोरस को देखो 2,8,5, सल्फर 16 नंबर है, फास्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर है, 2,8,6, क्लोरीन को देखो बस 2,8,7, they are more than sufficient. And these electrons जिसे मैंने सर्कल किया है, these electrons are called as valence electrons। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसे हम लेंगे। ओके, चलो अभी एग्जांपल्स देंगे। मैं लिखता हूं पहले PO4 3 माइनस, उसका हम A निकालेंगे, देन CO3 2 माइनस, A इज इक्वल टू, इस पूरे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जितने भी हमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए, चार्जेस देने के लिए, उस सभी की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इन केस ऑफ H2SO4 A इज इक्वल टू, इन केस ऑफ HNO3, थोड़ा फटाफट से लिख लो बच्चों। उसके बाद हम NH4 प्लस देखेंगे, H3O प्लस, इसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। अभी ये चार्जेस जो आ रहे हैं बच्चों, ये किस एटम्स के ऊपर आने वाले, ये तो फॉर्मल चार्ज में आने वाला है, फॉर्मल यानी कि टेम्पररी चार्ज, किस एटम के ऊपर आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
उसके बाद हम और कुछ लेंगे एग्जांपल्स, बस इतने मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी आप ले लो, O2 लेंगे, O3 भी लेंगे, H3PO4 भी लेंगे। ये PO4 3 माइनस बच्चों इसी से डिराइव हुआ है, H प्लस निकल के PO4 3 माइनस हो गया है। अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन हो गया है तो ये आपको अच्छी तरह से आने वाला है। बस और कुछ लेने वाले हैं, H2 को लेंगे, चलो Cl2 को भी लेंगे। वीडियो को पॉज करो और खुद से इसे कैलकुलेट करो। हो गया कैलकुलेट करके? चलो, अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, आपका ही जाने वाला है। PO4 3 माइनस, फास्फोरस के पास देखो बच्चों 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर 4 ऑक्सीजन, 4 into 6 और 3 माइनस का मतलब होता है, यहां हमने लिखा है 3 माइनस यानी कि एडिशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 इज इक्वल टू 4 into 6 24 plus 5 29, 29 plus 3 32 electrons are available to make the structure, to make the skeleton of PO4 3 minus। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी तरह से आप आगे सभी इस मॉलिक्यूल्स का, आयंस का A निकालो, कैपिटल A। देखो 4 फॉर कार्बन, 3 into 6 फॉर ऑक्सीजन और प्लस 2, 4 plus 18 22 plus 2 24 electrons are available for drawing the structure or skeleton of CO3 2 minus। In case of H2SO4, for each hydrogen 1 into 2 plus for sulfur also 6, oxygen also 6। Oxygen and sulfur belongs to same group, all are in 16 group, that's why they have same number of valence electron, इसलिए उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है ना बच्चों। तो हम इसको 5 को एक ही बार लिखेंगे, 5 into 6 30, 30 plus 2 32 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। HNO3 हाइड्रोजन के लिए 1, नाइट्रोजन के लिए 5, 3 into 6 18, तो हो गए कितने 24। आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है? अभी मजा आ रहा है? N5 देखो 5 प्लस 4 times 1 1 1 1, इसलिए हम 4, ये प्लस चार्ज, इसे गलती से भी दिमाग से नहीं निकलना है। प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, सब्ट्रैक्ट करो तो -1, इसलिए क्या होगा 5 plus 3 इट बिकम 8 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ NH4 प्लस आयन। हमें 3D में नहीं बनानी, हमें शेप ज्योमेट्री नहीं बनानी है, ओके। हमें VBT मालूम नहीं, हमें VAC/3D मालूम नहीं है, हम सिर्फ प्राइमरी आइडिया ले रहे हैं अबाउट द स्ट्रक्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। H3O प्लस फॉर ईच हाइड्रोजन 1 फॉर 3 हाइड्रोजन 3 प्लस ऑक्सीजन के 6 और -1, ओके। 3 plus 5 इट इज इक्वल टू अगेन 8। O2 6 plus 6 इज इक्वल टू 12। O3 18 और 18। H3PO4 for each hydrogen 1 1 1 3, for phosphorus 5, 4 oxygen 6 into 4 24, it is equal to 32, ओके। देखो मैंने बताया था अभी आपको, ये PO4 3 माइनस तो इसी से डिराइव हुआ है ना। ये एसिड क्यों है? ये COH तो नहीं, फिर एसिड क्यों है? क्योंकि इसमें से H प्लस जाने वाला है। H प्लस का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोटॉन होता है, H प्लस का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोटॉन होता है। और लॉस ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज एसिड, लॉस ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज एसिड इन केस ऑफ लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी और ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। आप देख सकते हो आयोनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक चैप्टर, आयोनिक इक्विलिब्रियम, एसिड की थ्योरीज देखो, इसमें पता चलेगा। और अब क्या है? H2 1 plus 1 2, Cl2 7 plus 7 14। क्लियर? नोट करेंगे, मैं इसे इरेज करूंगा, आपका समय बचाऊंगा और स्टेप नंबर 3 को हम देखने वाले। अब ये आगे आने वाले 3 स्टेप्स यानी कि स्टेप नंबर 3, 4 एंड 5 हम एक ही बार में कंप्लीट करेंगे, हमारा समय भी बचेगा और वही एग्जांपल्स हम कॉमन लेंगे। अभी इसे आप साइमल्टेनियसली नोट करो, अभी पहले से नोट करके मत रखो, अभी इसको नोट करोगे तो चलेगा। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? देखो,
कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय ऑल एटम्स, सभी एटम्स के लिए कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है सभी एटम्स का ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं डुप्लेट पूरा होता है, उसके लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं डुप्लेट पूरा करने के लिए। बाकी सभी एटम्स के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड अराउंड इट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इसकी कैलकुलेशन करो, हमें चाहिए कितने। पहले तो हमने ए निकाला, कैपिटल ए, उसके पास है कितने, उसके स्टेप सेकंड में हमने क्या निकाला था, कैपिटल ए, दैट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। अभी क्या निकालना है, लगने वाले कितने हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट ऑफ एवरी एटम और फॉर हाइड्रोजन डुप्लेट। ओके, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन द नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज n, इसको आप कैपिटल n बोलो, और हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट पूरा करना है हमें। चलो अभी क्या है देखो, फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करना है, पांचों एटम्स का, फॉर दिस 5 एटम्स वी हैव टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए मैं रिक्वायरमेंट कितनी की है, 40 इलेक्ट्रॉन, 40 पता चल रहा है। फास्फोरस के लिए 8, चारों ऑक्सीजन के लिए 8 8 8 8, इसलिए 8 into 4 हो गया 32 इज इक्वल टू 40 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ दैट 5 एटम्स। नीचे वाले केस में देखो भी उसके पास है कितने, ये बात अलग है, हमने कैपिटल ए में देखा था। H2SO4 for each hydrogen 2 plus 2, for one hydrogen 2, second hydrogen 2, for sulfur and that 4 oxygen. Okay, इन पांचों के लिए for these 5 atoms we require 40 electrons totally, 8 8 8 8, इसलिए प्लस डायरेक्ट हम 40 लिखेंगे तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 44। इस तरह से आप इसे वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट में फटाफट से इसे निकालो, फिर वीडियो को देखो। हो गया, हाइड्रोजन के लिए 2 और क्लोरीन के लिए फिर एक बार 8, ऑक्सीजन के लिए भी 8, तो 8 into 3 and 1 4 इज इक्वल टू, टोटल कितना हो गया, 8 into 4 32 plus 2 34। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। हाइड्रोजन के लिए 2, 3 into 2 6 plus 8 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। अभी ये एनायंस और कैटायंस के नेगेटिव पॉजिटिव कुछ देखना नहीं है, हमें रिक्वायर्ड कितने इतना ही देखना है। एक्चुअल के केस में देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले रहे हैं और कई एग्जाम्पल्स बार बार वही आ रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पर आने वाले नहीं है, मोस्टली पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए वैलिड है, और अगर एस ब्लॉक से है तो सिर्फ हाइड्रोजन आने वाला है, क्योंकि एस ब्लॉक के बहुत सारे एलिमेंट्स आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और ये तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल है, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा लेविस का स्ट्रक्चर होता है। एच के लिए 2, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3, कुल मिला के 4 हो गए, 4 into 8 इसलिए 32, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 34। यस, CO3 2 माइनस के लिए देखो 3 and 1 4, 4 into 8 32, again 32, for CO2 8 into 3 24 and here 16 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। हमने जो अभी कैलकुलेशन किया है वो रिक्वायर्ड एलिमेंट का नंबर है ऑक्टेट एंड डुप्लेट पूरा करने के लिए, कि उसके पास मौजूद कितने हैं, अवेलेबल कितने हमने ए में निकाला था, ए में। बाकी जो डिफरेंस आ रहा है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब n, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स a, इसका जो डिफरेंस है उसे हम यस कहेंगे, और यस का मतलब क्या होता है देखो, स्टेप नंबर 4 में होगा कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर, तो बाकी शेयरिंग करना पड़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा, तभी तो हम वो डिफरेंस को पूरा कर सकेंगे। अभी देखो यस को कैसे निकालेंगे, यस को यही सब एग्जांपल्स हम यहां पर लेने वाले हैं। तो अगर PO4 3- लेंगे, PO4 3-, तो इसका यस निकालो, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में भाग लेने वाले हैं, कितने लेंगे, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड माइनस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। तो PO4 के लिए आप ए में जाओ, ये 40 हो गए, n, तो हम इसे कहेंगे यस, यस इज इक्वल टू n माइनस ए। इसमें हम ज्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे, आपको बहुत इजी है। तो देखो यस इज इक्वल टू n कितना है 40,
इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसके लिए ए कितना है ये फिर एक बार कैलकुलेट करेंगे हम, रिवीजन होगी। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 फॉर ईच ऑक्सीजन, 6 into 4 24, 24 plus 5 29 and these are 3 32, ओके, इज इक्वल टू 8। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एट फर्स्ट इस 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम शेयर करेंगे सभी के बीच में, सभी के बीच में, यानी कि एक फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन के बीच में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को पहले शेयर करेंगे। उसके बाद अगर रिक्वायर्ड हो तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देंगे। और इसमें से भी अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी बच रहे हैं तो हम किसमें लेंगे, फॉर फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में हम ले सकते हैं। अभी देखो हम यही भी कैलकुलेट करेंगे, ये रूल यहां पर ही लेंगे। इसके लिए यस निकालो, n माइनस ए, बार बार मैं अभी नहीं लिखूंगा, n होता है इसका 4 4, ए किसको मालूम है, किस किसको मालूम है, ए 1 plus 1 2 2 and 40 बराबर रहेगा 6। For each oxygen 6 electrons are there, 6 into 4 24 plus 6 30, 30 plus 2 32 is equal to 8, 8 नहीं 3 2 8 and 12। What is the meaning of 12? What is the meaning of 1 2? हम कम से कम एटलीस्ट इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को इन सब के बीच में बांटेंगे, बाद में स्ट्रक्चर को पूरा करेंगे। इस मींस इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को, दिस 12 इलेक्ट्रॉन्स को हम कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाने के लिए यूज करेंगे और उसके बाद हम ऑक्टेट या फिर डुप्लेट पूरा करेंगे। इस तरह से आप सभी का क्या निकालो, यस निकालो। इसे हम ए कहेंगे, चलो इसे हम बी कहेंगे, सी कहेंगे, डी कहेंगे, ई कहेंगे और एफ कहेंगे। अगर आपको लेक्चर में मजा आ रहा है तो मुझे ए बी सी डी ई एफ कमेंट में डालो इस वीडियो की। चलो स्टेप नंबर 5, प्लेस द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यस, इस यस को स्केलेटन में डाल दो, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बना दो। अगर जरूरत पड़े तो इसके डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना लो, किसके, यस के लिए, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। हो गया, इसे आप पूरा लिख लो। इसके बाद और एक स्टेप देखेंगे और बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे बहुत कम समय में। ओके, लिख लिया सभी ने? पिछले वाले सभी स्टेप्स को आप एक बार रिवाइज करो और स्टेप्स को आ जाओ। ये 2 स्टेप्स में क्या होगा, इन दोनों स्टेप के बाद हमारा बहुत सारा कंसेप्ट पूरा होगा। हम सिर्फ एग्जांपल्स देखेंगे। क्या होगा देखो, प्लेस द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर यानी कि यस, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर है उसको स्केलेटन के बीच में रखना है, रखेंगे। तो इस एग्जांपल को मैं नीचे नहीं लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा, इसके साथ कोलैबोरेशन करूंगा। देखो इन केस ऑफ H2SO4, H2SO4 एग्जांपल स्मॉल 1 लिखेंगे हम, H2SO4। ओके, इसका ए कितना आ रहा है देखो, इसका V देखो और इसका यस भी देखो। यस सबको आ रहा है क्या, 1 plus 1 2, 2 plus 6 8, 8 and 24, it is equal to 32. What is the V? V is the requirement of electrons to complete the octet and duplet for hydrogen. H2, another one H, again 2, for all these 5 atoms 8 8 8 8, यानी कि 8 into 5 40 40 plus 4 44। Yes is equal to 44 minus 32 is equal to 12। इस 12 इलेक्ट्रॉन्स को स्केलेटन में डाल दो फॉर द कोवैलेंट बॉन्डिंग। चलो, ये सल्फर सेंटर होगा ना, सेंट्रल एलिमेंट, ऑक्सीजन नेवर बी ए सेंट्रल, और ये टर्नरी एसिड है। फिर भी सल्फर के केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, हाइड्रोजन हम सेंट्रल एलिमेंट को नहीं देंगे। तो यहां पर ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा। दिस ऑल ऑक्सीजन आर सेम, सभी एक जैसे ही है। इसमें से किसी भी 2 को आप H लगा लो, किसी भी 2 को। अगर आप बचे हुए 2 H को यहां पर लगा लोगे तो भी सही है, ऊपर वाला निकाल के यहां पर लगाओगे तो भी सही है बच्चों, इसको निकाल कर यहां पर लगाओगे तो भी सही है। अभी हम पेज के ऊपर का
जगह बचाएंगे, स्पेस को रिड्यूस करेंगे, तो हम इसको यहां पर लिखेंगे, यहां पर। ये रूल नहीं है कि स्पेस को रिड्यूस करो, ये सिमेट्रिकल हो रहा है। ये एच को ऊपर नीचे भी लिख सकते हो और इस साइड भी लिख सकते हो। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड में आ रहे हैं, यस में आ रहे हैं, तो 12। और लेंस क्या कहते हैं, देखो जितने भी एटम्स, कंट्रीब्यूटिंग एटम्स जो मॉलिक्यूल और आयन बनाने में भाग ले रहे हैं, सभी का एटलीस्ट एक तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होने वाला है, बॉन्ड फॉर्मेशन में आने वाला है, सभी का एटलीस्ट वन। इसलिए यहां पर एक बॉन्ड दो, यहां पर एक बॉन्ड दो, यहां पर एक बॉन्ड दो, यहां पर एक और एक। ये हम रूल नंबर 5 का एग्जांपल यहां पर लिख रहे हैं बच्चों, ऊपर का नहीं, ऊपर का इसी में मर्ज करने वाले हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन डॉट डॉट ऑक्सीजन डॉट डॉट सल्फर, यहां पर 2 डॉट ऑक्सीजन, 2 डॉट हाइड्रोजन, 2 ऊपर, नीचे 2 डॉट ऑक्सीजन, ऊपर 2 डॉट ऑक्सीजन, ऐसे भी लिख सकते हो। 2 डॉट मींस 1 सिंगल पेयर, 1 शेयर्ड पेयर। अभी देखो हमने 12 इलेक्ट्रॉन्स को लिखा, ये शेयर्ड है। अनशेयर्ड कितने आ रहे हैं, प्लेस द एडिशनल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अवेलेबल है 32। हमने शेयरिंग में कितने लिए, 12, 32 माइनस 12 बचे 20। ओके, बचे कितने, 20। उस 20 इलेक्ट्रॉन्स को, हर बार नहीं, इस एग्जांपल में उस 20 इलेक्ट्रॉन को सभी एटम्स के ऊपर एज पर रिक्वायरमेंट लिख लो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स एंड फॉर हाइड्रोजन डुप्लेट। ओके, एक बार रीड करो, प्लेस द एडिशनल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एडिशनल यानी कि ये छोड़ के, ये 12 छोड़ के, इन दिस केस बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को हम अनशेयर्ड बोलेंगे। उन्होंने शेयरिंग में भाग नहीं लिया है, इसलिए हम उसे नॉन बॉन्डिंग भी बोलेंगे, लोन पेयर भी बोलेंगे। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फिल द ऑक्टेट ऑफ एवरी एटम एक्सेप्ट एच का डुप्लेट पूरा करना है, और उन सभी अनशेयर्ड पेयर को, इलेक्ट्रॉन्स को इस पर डालने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, इक्वल टू ए, एज वी कैलकुलेट इन स्टेप नंबर 2। चलो अभी क्या हुआ है, देखो एच का तो डुप्लेट पूरा हुआ है, एच के सराउंडिंग 1 2 आ रहे हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 और 2 आ रहे हैं, इस ऑक्सीजन के पास देखो कितने आ रहे हैं, 1 और 2 ही आ रहे हैं। अभी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो हम ऐसा लिखेंगे, और इसको डॉट की तरह ही लिखना है बच्चों, इसको डैश नहीं लिखना है, ऐसे डैश 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 नहीं लिखना है। अभी इस नीचे वाले ऑप्शन को कितने लिखेंगे, एग्जैक्टली बरोबर है, इट इज 6, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के लिए और इलेक्ट्रॉन्स कितने लिखने होंगे टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, 1 2। आप सही है, बहुत अच्छी तरीके से आप बता रहे हैं आंसर को, ऐसा मैं इमेजिन कर रहा हूं बच्चों। 1 2 और 3 4, अब इसे गिन लो, अभी टोटल कितने दिए हमने। पहले तो 12 हमने शेयर किए थे, 32 माइनस 12 इक्वल टू 20, और 20 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, हो गया बस। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। ये H2SO4 स्ट्रक्चर है, किसी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज नहीं है ना, ये H2SO4 है, किसी के भी ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो क्या होने वाला है, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर सबसे बढ़िया है। इस अनशेयर्ड पेयर को आप इसके ऊपर भी लिखो, दैट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर H2SO4। हो गया, और कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, चलो हम आपको थोड़ा काम देंगे, आप खुद से बनाओ, यही तो लास्ट स्टेप है ना स्ट्रक्चर बनाने की। अभी इसमें हमने आयंस नहीं लिए हैं, पहले मॉलिक्यूल्स लेंगे, बाद में हम आयंस को पूरा करेंगे। मैं लिखूंगा बी स्ट्रक्चर को EH2, सी को लिखूंगा Cl2, आप इसे खुद से बना लो, फटाफट से बना लो, और डी को लिखूंगा HNO3, ई में होगा CO2, चलो F में हम लेंगे CO, Fg होता है ना, G में हम क्या लेंगे बच्चों, चलो NH3 को लेंगे, और कोई मॉलिक्यूल हमने लिया था क्या पहले केस में, और चलो GH में हम लेंगे O2 को, GHI में लेंगे O3 को, बस दे आर मोर देन सफिशिएंट। बना लिया आपने, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से स्ट्रक्चर को बना लो, सभी स्टेप्स को अप्लाई करना है, सभी स्टेप्स को। हो गया, चलो बी केस में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन,
लेविस बोलते हैं कि ये सभी स्ट्रक्चर आपके एक्चुअल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड है, आप कैसा सोच रहे हो इसके ऊपर डिपेंड है। तो आप सभी का एक्चुअल इंटेलिजेंस अभी बढ़ गया है। सी, इसका भी डुप्लीकेट पूरा हो गया, इसका भी डुप्लीकेट पूरा हो गया, किसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो गया। Cl2, ये Cl, ये Cl, हर एक क्लोरीन के पास कितने होते हैं? अभी एक बार मैं फिर ए, एन और यस आपको बोलूंगा। ए निकलना है, एक बार लिख लो यहां पर मैं, ए एन यस, ओके। क्लोरीन के लिए होगा 14, 7 + 7 14, एन की रिक्वायरमेंट है 16, ओके। शेयर्ड आ रहे हैं 2, 2 को बीच में रखना है, तो 2 को बीच में रख लिया। या ऐसा भी चलता है H बॉन्ड H, ये भी सही है। अब बचे कितने? 14 - 2 12, 12 को कहा लिखना है? अनशेयर्ड हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, उसी तरह 1 2 3 4 5 6। इसको और कैसे लिखना है? और के साथ बीच में से डैश को निकाल कर डैश को निकालकर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिख लो, हो गया। डी के बाद देखो, डी में HNO3, अभी बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल आ रहे हैं। HNO3 के केस में लिख लिया आपने, लिख लिया, ओके। ये ऑक्सी एसिड है, टर्नरी एसिड है, किसका? नाइट्रोजन का। और ये एक्सेप्शन नहीं है ना, आपने एक्सेप्शन लिख लिया है बच्चों। एक्सेप्शन नहीं है तो हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड टू ऑक्सीजन, सेंट्रल एलिमेंट को नहीं। और सेंट्रल कौन है यहां पर? सेंट्रल नाइट्रोजन है। इसका ये कितना निकल कर आ रहा है? ये 1 1 and 5 6 6 and 18 24 चाहिए कितने? 4 × 8 32, 32 + 1 32, 4 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करना है, तो 4 × 8 32, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा करना है, इसलिए 34 हो गया, सॉरी 34 हो गया। यस कितना आ रहा है बच्चों? यस 34 - 10, ओके। 10 को हमें शेयर करना है। यन, अभी ऑक्सीजन सभी टर्मिनल पर होगा, 1 2 3, यही सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अब ऐसा भी लिख सकते हो, यहां पर शेप एंड ज्योमेट्री बिल्कुल भी देख नहीं रहे हम, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, N O O और O, ये भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ रहा है। चलो उसके बाद H को किसी भी ऑप्शन पर जोड़ दो, किसी भी चलेगा, यहां पर लिख लो। अब 5 बॉन्ड्स बनाने हैं, 1 2 3 4 हो गए, 4 हो गए ना। लेकिन हमें शेयर करने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए 5 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। 1 2 3 4 हो गए। HNO3 के केस में किसी के भी ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो अभी हम देखेंगे। अभी उसके बाद तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे? इधर आप डबल बॉन्ड बना लो, या फिर रिक्वायरमेंट के अनुसार ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हो, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो। अभी देखो, अभी इसमें 2 बच्चे हैं, हमने 24 में से 10 को अप्लाई किया और बाकी बचे 14, यानी कि अनशेयर्ड। 14 को हमें एक दूसरे के ऊपर रख देने हैं 14 को, तो कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6, इसको भी देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसको भी देखो 1 2 3 और 4, ये 14 होते हैं क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो रहे हैं। 16, तो 16 हमारे पास मौजूद नहीं है। देखो हमने 10 को यूज करना है, उसमें से 2 हमने यूज नहीं किए हैं, तो इसको एज पर रिक्वायरमेंट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देना है। तो डबल बॉन्ड कहां पर नहीं आने वाला है? यहां पर डबल बॉन्ड नहीं आने वाला है, क्योंकि इस ऑक्सीजन को 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 ऑक्टेट पूरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? अभी देखो, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे? अब जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है उसको लिखोगे, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। अभी हमने ये 10 को यूज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को यूज किया। 10 को यूज करने के बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद बचे
14 को हमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एज पर नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर करके लिखना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग ऑलरेडी 4 एटम्स मौजूद है। 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसके पास में 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ये हो गए 5 6 7 8, बस। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आती है जिसे हम फॉर्मल चार्ज बोलेंगे। ये कहां तक आ गए? हम HNO3 के तक आ गए, फॉर्मल चार्ज। अभी आप देख रहे हो हर एक ऑक्सीजन को सिमिलर बॉन्ड्स नहीं है और सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे। ऑक्टेट तो पूरा हर एक का हो गया है, लेकिन किसी ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड है और किसी को सभी सिंगल बॉन्ड्स है। देखो, इस ऑक्सीजन को सिर्फ सिंगल बॉन्ड और 6 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन को देखो डबल बॉन्ड और 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन को 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स, 2 सिंगल बॉन्ड्स और 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम देखेंगे पूरे HNO3 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, ये मॉलिक्यूल था। लेकिन ये दिखने में अलग है, ये दिखने में अलग है, ये दिखने में अलग आ रहा है। ये दोनों सेम ही है बच्चों। सेम क्यों? ये दोनों सेम ही क्यों? दोनों को भी 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स और 4 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अभी हम निकालेंगे हर एक का चार्ज। हर एक का चार्ज क्या होता है? देखो, इसका नाम है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज यानी कि ये उस पर्टिकुलर एटम के ऊपर होगा, पर्टिकुलर एटम के ऊपर होगा। आप कंफ्यूज मत हो बच्चों, ये पर्टिकुलर एटम के ऊपर होगा। उसके बाद ये टेम्पररी है, ये वायोलेट हो सकता है, ये अपना नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव माइग्रेट कर सकता है। अभी हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज। इसको एक ही बार लिखूंगा मैं फॉर्मूला। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम, यानी कि दैट एटम, जिस एटम का हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने लिख लिए थे सभी के, आपने नोट किए हैं। उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, पूरे मॉलिक्यूल के नहीं। हमें ए नहीं निकालना है यहां पर। माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग का मतलब ये होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया है। ये जो डैश डैश डबल डैश डैश ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, और ये बचे हुए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस है बच्चों। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने इस ऑक्सीजन के पास? देखो, सभी नहीं कैलकुलेट करने हैं, हमें फॉर्मल चार्ज सिर्फ एक ही एटम का निकालना है, पर्टिकुलर एटम का। इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग, हर एक का अलग निकाल सकते हैं। ओके, चलो अभी इस ऑक्सीजन के पास देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ध्यान लगाकर सुनो, 1 और 2 ही है। इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 है। इसके पास नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4 आ रहे हैं। इसके पास बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4। नॉन बॉन्डिंग 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास देखो नॉन बॉन्डिंग एक भी नहीं, बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2। नाइट्रोजन के पास देखो नॉन बॉन्डिंग एक भी नहीं, बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और हर एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन 2,6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अगेन 6, ऑक्सीजन अगेन 6। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1, नाइट्रोजन के 2,5 हो गया। चलो इसी प्रकार से हम ये डी लिख रहे हैं ना, तो इसी प्रकार से हम इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे बच्चों। इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, ओके, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर दैट ऑक्सीजन। यहां पर नहीं लिखे हैं वो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2,6 ओके। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 and 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, देखो 6 - 6 0 0 -1 यानी कि ऑक्सीजन जिसके पास एक ही बॉन्ड होता है
और 3 लोन पेयर्स होते हैं, यानी कि 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके ऊपर माइनस चार्ज आने वाला है। तो अभी एक बात सुन लो, HNO3 हमने यहां पर लिखा था, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। आप बोल रहे हैं यानी कि मैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए किसी एक के ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो आने वाला है ना, किसके ऊपर आने वाला है हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, अभी हम किसका निकालेंगे, चलो इसको इरेज करो, इरेज किया, हम निकालेंगे नाइट्रोजन का बच्चों। नाइट्रोजन के लिए फॉर्मल चार्ज इन केस ऑफ दैट नाइट्रोजन, बोलो अभी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फटाफट से बोलो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 फॉर नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 2,5 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं इसके पास, 0। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 माइनस 4 इज इक्वल टू +1 बोलेंगे, ओनली 1 नहीं बोलेंगे, एक नहीं बोलेंगे, +1 बोलेंगे और इसके ऊपर प्लस चार्ज देंगे, तो हो गया ना बैलेंस, 1 + 1 माइनस न्यूट्रल हो गया। अब आप बोलेंगे इसके ऊपर चार्ज आने वाला है क्या, हम कैलकुलेट करेंगे, चलो कैलकुलेट करेंगे थोड़ा फटाफट। ऑक्सीजन के ऊपर देखो, हम इसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग 1 2 3 4, नॉन बॉन्डिंग 1 2 3 4, बॉन्डिंग 1 2 3 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। इस ऑक्सीजन के जैसा ही फॉर्मल चार्ज इसका आने वाला है, क्योंकि 1 2 3 4 नॉन बॉन्डिंग, 1 2 3 4 बॉन्डिंग, यहां पर 1 2 3 4 बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं। H के पास देखो, H के पास हाइड्रोजन, टर्मिनल के पास जो हाइड्रोजन है, H के लिए फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0, इसके पास कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइनस बॉन्डिंग देखो 1 और 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके पास भी कोई चार्ज नहीं। फॉर्मल चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको बिल्कुल भी समझ में आ रहा है, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा नीचे से। दैट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 अकॉर्डिंग टू लेविस। अब इसकी ज्योमेट्री शेप आगे आने वाला है, हो गया। जिनको भी ये पहले से ही आता था, इन्होंने आगे वाले स्ट्रक्चर का निकाल लिया या नहीं निकाल लिया। CO2 देखो, CO2 E को हम लिखेंगे COO, हो गया, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां। CO2 के लिए ये कितना होगा, CO2 के लिए ये देखो 4 6 10 और इज इक्वल टू 16, हो गया 16। और N देखो, N चाहिए 24, यस 24 माइनस 6 8 आ रहे हैं, 8 को हमें शेयर करना है, 8 को हम शेयर करना है, यानी कि एक हो गया, 2 हो गए, 3 4 और एक और एक। अभी बैलेंस से पूरा करो, ऑक्टेट पूरा करो, इसके ऑक्टेट पूरा हो गया ना कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन का बचा हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस प्रकार से आप किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालो, 0, हर एक का 0 आने वाला है। दैट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हम F के बारे में बात करेंगे। F होता है फ्लोरीन, नहीं ना, अभी क्या बोर हो गए क्या। F होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दिस केस नॉट कोबाल्ट। C और O, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए A कितना होगा, A 4 and 6 10 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। N कितना है, 8 and 8 16 चाहिए। S कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 को हमें शेयर करना है इन दोनों के बीच में। 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए कितना, किस टाइप का बॉन्ड आने वाला है, एज पर रिक्वायरमेंट हमने लिखा था नीचे 1 2 3 1 2 3। ओके, अभी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स आर 10, हमने 6 को यहां यूज किया, बाकी बचे 4, इसके ऊपर 2 लिखेंगे, इसके ऊपर 2 लिखेंगे। अभी आप तो बोल रहे हो कार्बन को 4 बॉन्ड आने वाले हैं, यहाँ पे हमने 3 ही बॉन्ड दिए, और कार्बोनिल यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर एक भी चार्ज नहीं आ रहा है, तो क्या होगा। अभी तो आपने ऑक्सीजन का कैलकुलेट किया था, अभी फॉर्मल चार्ज निकालो, फॉर्मल चार्ज यहां पर भी निकालो, फॉर्मल चार्ज कार्बन का निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए सिर्फ, फॉर्मल चार्ज पर्टिकुलरली उस एटम के लिए होता है बच्चों। निकाला सबने, कितना हो गया है, कार्बन के लिए 4 2,4 ना, 4 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस अनशेयर्ड यानी कि नॉन बॉन्डिंग 2, शेयर्ड 1 2 3 4 5 6 6 डिवाइडेड बाय 2
इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। इसके ऊपर माइनस चार्ज आने वाला है, माइनस कार्बन के ऊपर। तो अगर कार्बन के ऊपर माइनस आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड अभी न्यूट्रल है, तो ऑक्सीजन के ऊपर डेफिनेटली प्लस आने वाला है। हम कैलकुलेट करेंगे क्या? चलो, ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। कई बच्चे बीच बीच में से देखते हैं ना आगे फॉरवर्ड करके, इसके लिए हम फिर एक बार बताते हैं। ऑक्सीजन 2,6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये पर्टिकुलर उस एटम का देखना है। माइनस अनशेयर्ड 2, शेयर्ड 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस 3, 6 माइनस 5 प्लस 1 बोलेंगे, इसके ऊपर प्लस 1 चार्ज। अभी न्यूट्रल हो गया ना, दैट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा रिगार्डिंग लेविस डॉट फॉर्मूले। हम बता रहे हैं कि यहां पर ट्रांजिशन एटम्स वर्क नहीं करते, और कहीं कहीं बार, चलो अभी क्यों बात कर रहे हैं हम, अब स्ट्रक्चर हमारे एग्जाम्पल से भी हमारे बचे हैं। NH3 के केस में देखो ये कितना हो रहा है, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ए n देखो, इसका ऑक्टेट 8, इसका डुप्लेट 6, 8 एंड 6 14 शेयर्ड, 14 माइनस 8 6, तो n बीच में H 6 को हमें शेयर करना है, 1 2 3। अभी H का डुप्लेट पूरा हो गया, बाकी बचे कितने हैं देखो, हमने 8 में से 6 को यूज किया, अभी 2 बचे हैं, किसके ऊपर देंगे, इसके ऊपर देंगे बस। अभी नाइट्रोजन की आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो, इसका 0 आने वाला है, इसका 0 0 0 आने वाला है, हो गया। अब देंगे हम O2 का, O2 H ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है बच्चों। H के लिए देखो अभी, H के लिए यानी कि हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए OO, ऑक्सीजन के पास 6 एंड 6 12 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, चाहिए उसको 16, भी बचे 4 इन दोनों के बीच में शेयर करना है, 1 2 3 4। अभी 12 में से हमने 4 को यूज किया, बचे 8 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक का फॉर्मल चार्ज निकालो, 0 आने वाला है। और बचा लास्ट का O3 O निकालो, हो गया। अभी और क्या निकालना है, अभी इसके साथ ही ऑक्सीजन के पास होंगे 8 6 6 6 18, चाहिए 24 यानी कि शेयर्ड पेयर हो गए 6 में से 1 दिया, 2 दिए, बाकी बीच बचे हुए किसी के पास भी 2। देखो अभी मैं और एक बार लिखता हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है यहां पर। ये O यहां पर सिंगल, ये डबल, ये भी बराबर है, ऑल आर इक्वल, क्योंकि इसमें जो पाई बॉन्ड होता है वो कहां पर भी जा सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। अभी देखो, हमने 18 में से 6 को यूज किया, अभी भी 12 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो हर एक के ऊपर देना है हमें 1 2 3 4। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके ऊपर 2 देंगे, इसके ऊपर और 1 2 3 4 5 6 देंगे। ओके, ये 1 2 3 4 5 6 and 4 10 10 and 2 12। अभी O3 के पास ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, तो यहां पर दिख रहा है सभी ऑप्शन एक जैसे नहीं है, इसको डबल बॉन्ड, इसको ट्रिपल बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड। तो फॉर्मल चार्ज निकालो, आप खुद से निकालो, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे नहीं सक्सेस मिलेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद से सॉल्व करो, तभी जाके आपको एग्जांपल्स बनने वाले हैं। इसके ऊपर चार्ज आने वाला है बच्चों प्लस, आप इसको निकाल कर देखो, इसके ऊपर आने वाला है माइनस, हमने निकाला है हर एक बार, अपने रिवाइज करके देखो। और ये भी स्ट्रक्चर उतना ही सही है, इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए और 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर माइनस आने वाला है, इसके ऊपर प्लस आने वाला है। हमने याद नहीं किया है, ये फॉर्मल चार्ज से होता ही है बच्चों। तो इससे और एक बात पता चलती है, हम हिंट्स बोलेंगे, सुपर ट्रिक, दैट ऑक्सीजन विच हैज 2 bonds and 4 non-bonding electrons, it has a zero charge. That oxygen which has a 3 bond pairs and
2 non-bonding electrons has positive charge, and that oxygen which has one bond pair, यानी कि 2 electrons in bonding pair, 2 electrons या फिर 1 bond बोलेंगे, और 6 non-bonding electrons that has negative charge. बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। और एक कोई बचा है? नहीं। और कोई एग्जांपल हमें लेना है क्या बच्चों? लेना है तो बोलो। कोई डिफिकल्ट एग्जांपल यहाँ पर? नहीं, बहुत सारे बचे हैं ना बच्चों। अभी तो हमने क्या लिया था? अभी तो हमने सिर्फ मोलिक्यूल्स लिए थे, मोलिक्यूल्स। लेक्चर लंबा हो रहा है बहुत। PO4 3- फॉस्फोरस सेंटर को ये ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स आर, इसका ए कितना होगा? ए इसका होगा 5 और 4 into 6 24 प्लस 3 32 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। इसको चाहिए कितने? इसको चाहिए टोटल 5 40 चाहिए, और यस कितना आने वाला है? 8 हमें शेयर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 32 में से हमने 8 को यूज किया, अभी बाकी बचे हैं 24 को भी इस एक दूसरे के हर एक के ऊपर देना है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, फास्फोरस का ऑक्टेट अभी पूरा हुआ है, और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ये सही है अगर हम देखेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन्स तो है कितने? 24 है ना, क्या हो रहा है? और चार्ज 3- है, चार्ज इज 3-, चार्ज 3-। अभी एक और शॉर्टेज देखो, सेंट्रल एलिमेंट नेवर अचीव, लिख लो, नेवर अचीव्स नेगेटिव चार्ज। सेंट्रल ऊपर के पास, सेंट्रल एलिमेंट के ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आता। और if there is cation, if there is cation, then central element achieves achieves पॉजिटिव चार्ज। अगर कैटायन होता है तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आने वाला है? सेंट्रल एलिमेंट के ऊपर आने वाला है। और इफ देयर इज एनायन, then negative charge is achieved by terminal atoms। टर्मिनल यानी कि सेंट्रल को छोड़ के जो भी एटम्स हम टर्मिनल बोलेंगे उसके ऊपर नेगेटिव आने वाला है। तो इस प्रकार से इन चारों में से किसी 3 के ऊपर नेगेटिव आने वाला है। कि PO4 3- होता है, और PO4 3- होता है। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है तो हमने फॉर्मल चार्ज निकाला है ना, तो क्या होगा? रिक्वायरमेंट फॉर द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, देयर शुड बी 6 non-bonding electrons to achieve negative charge on oxygen। आपने निकाला है फॉर्मल चार्ज, 6 non-bonding electron and 2 bonding electrons। ऐसा होता है तो उस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अभी देखो 6 non-bonding 2 bonding माइनस चार्ज माइनस, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं लाना है क्योंकि PO4 4- नहीं है ना, तो इसको इस बॉन्ड को यहां पर ट्रांसफर करेंगे और यहां पर डबल बॉन्ड देंगे। और एक नया रूल आ रहा है इसमें, इसको भी आप नोट करके लिखो। इफ रिक्वायर्ड सेंट्रल एलिमेंट कैन एक्सपांड इट्स ऑक्टेट। इफ रिक्वायर्ड, जर गरज पडली तर, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत हो तो सेंट्रल एलिमेंट उसका ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है। लेकिन बट टर्मिनल एटम्स नेवर, ये लिखना है आपको, टर्मिनल एटम्स नेवर एक्सपांड इट्स ऑक्टेट
ये टर्मिनल जो होते हैं, टर्मिनल साइड वाले, ये कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं करते हैं। ओके, क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये ऑक्टेट एक्सपांड किया है, क्योंकि फास्फोरस के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 हो गए। इसके ऊपर आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो 0 चार्ज आएगा, और फास्फोरस का भी 0 चार्ज आने वाला है। आप निकाल सकते हो, फास्फोरस के ऊपर भी 0 चार्ज आने वाला है। कैसे? देखो, फास्फोरस का निकालेंगे क्या बच्चों हम? फॉर्मल चार्ज, फास्फोरस का फॉर्मल चार्ज, फास्फोरस का फॉर्मल चार्ज निकाल लिया आपने, मैं निकालू। फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 पर्टिकुलर एटम के, माइनस इसके पास नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? कितने भी नहीं, 0। बॉन्डिंग पेयर है 5, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 डिवाइडेड बाय 2। इसे और भी आप सॉर्टेड कर सकते हो, इसको डायरेक्टली 5 लिख सकते हो, यानी हो गया 0, इसके ऊपर 0 चार्ज। ये हो गया करेक्ट स्ट्रक्चर। अभी आप बोलोगे ये P डबल बॉन्ड O, इसके बीच में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो बच्चों आप। ये आपने लिखा है तो मैं इसे इरेज कर दूं। मैं अभी हमारा व्हाइट बोर्ड पुराना हो गया है बच्चों, इसलिए इसको इरेज करने के लिए देर लगती है। ये इंक बहुत उसके ऊपर जम जाती है। चलो फिर भी ये ऐसा भी करेक्ट है। P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस 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 का मतलब 1 2 3 4 5 6, माइनस का मतलब 1 2 3 4 5 6, इस माइनस का मतलब 1 2 3 4 5 6। ये भी सही है, ये भी सही है बच्चों। और देखो, और क्या देखना है हमें? इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये डबल बॉन्ड यहां पर भी आ सकता है, इसके ऊपर माइनस आएगा। ये डबल बॉन्ड यहां पर भी आ सकता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आने वाला है। ये डबल बॉन्ड यहां पर आएगा तो इसका 0 और इसके ऊपर माइनस चार्ज आने वाला है। सभी सही है अकॉर्डिंग टू दैट लेविस कंसेप्ट। और हमने पिछले नहीं स्टार्ट में देखा था, अगर फास्फोरस के ऑक्सी एसिड होते हैं फास्फोरस के, तो एक एटलीस्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में? ये आपको 12th स्टैंडर्ड में रिक्वायर्ड है। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई होता है। तो इस तरह से आप सभी नेगेटिव आयंस का स्ट्रक्चर निकालो, सभी नेगेटिव एनायंस का निकालो जो हमने स्टार्ट में लिए थे। हमने आपको एक दिया है, और कोई ले सकते हैं क्या? आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो CO3 2 माइनस, देखो सेंट्रल कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, बराबर है। इसके 4 6 × 3 18 + 2 24, बराबर। ये आ रहा है N क्या है इसका 32, इसका यस आ रहा है 6 और 2 8, इसको 8 शेयर करने हैं 1 2 3, इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने 6, 1 2 3 4 5 6, और 2 शेयर करने यहां पर देंगे। ये 2 माइनस आ रहा है, 2 माइनस का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स माइनस। किसी भी 2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आने वाला है, क्योंकि माइनस चार्ज कभी सेंट्रल के ऊपर नहीं आता है तो सिर्फ पॉजिटिव आता है। तो बचे हुए 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 माइनस, और 1 2 3 4। अब निकालो खुद से, ट्राई करो। और कुछ ले सकते हैं, चलो और एक लेंगे हम, और बाद में पॉजिटिव लेंगे। SO3 2 माइनस, सेंट्रल सल्फर, ऑक्सीजन 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 हो गया। इसका देखो 6 × 4 टाइम्स 24 + 2 26 आर अवेलेबल। A is equal to 26, N is equal to 32, 8 × 4, S is equal to 6, 1 2 3, 1 2 3। ओके हो गया। चलो इसके बाद आप शेयर्ड पेयर बढ़ा सकते हो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हो, कम से कम इतने होने चाहिए 6। अब देखो, अब हर एक का हमें क्या करना है, बचे कितने देखो 26 में से हमने 6 को यूज किया, 20 बचे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू कितने हो गए 3 हो गए 18। हमें चाहिए कितने 26 में से हमने 6 को यूज किया, 20 बचे, 18 इसके ऊपर 2 देंगे, हो गया इतना। चलो अब क्या है, ये बराबर आएगा कि नहीं बच्चों? नहीं आ रहा। ये 4 4 × 6 24 + 2 26 आ रहा है। ओके, 2 नेगेटिव चार्ज आने वाला है, तो 2 नेगेटिव का मतलब क्या होगा? 2 नेगेटिव का मतलब किसी 2 ऑक्सीजन के पास
6 नॉन बॉन्डिंग और 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आने वाला है, तो क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में ये शेयर होगा, SO3 2 माइनस। अभी देखो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन इतने आने चाहिए, 26 आने चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट है। 6 6 12 12 प्लस 4 16 16 एंड दैट 17 18 19 20 20 एंड 4 24 एंड 2 26। ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO3 2 माइनस। और एक लेंगे हम NH4 प्लस एंड H3O प्लस, दैट द 2 पॉजिटिव आयंस, कैटायंस। इसको आप खुद से बना लो, इसको इरेज करके बनाऊंगा, हो गया। चलो, बीच में सेंटर में N H H H H, इसके लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसके लिए अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 4 -1 अवेलेबल आर 8 आर अवेलेबल। चाहिए कितने, 8 16 चाहिए, ये A है, N इज इक्वल टू 16 आएगा, S इज इक्वल टू 8 आएगा। 8 को हमें शेयर करना है, 1 2 3 4, हमने 8 के 8 सभी यूज किए। तो अभी देखो, अभी हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं होता है। हाइड्रोजन इफ कैरीज, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालो, फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन का निकालो, 0 आ जाएगा, और नाइट्रोजन का +1 आ जाएगा। आप खुद से बना लो, फिर मुझे कमेंट करो, नहीं आता है या आता है। इसके पास देखो, चलो ये लास्ट वन है हमारा, वो बहुत ही बढ़िया है, H3O प्लस। क्या है लिया है हमने, H3O प्लस, हाइड्रोजन का 1 + 1 + 1 + 6 -1 इज इक्वल टू, हो गया 8 हो गया ना, 3 + 6 9 9 -1 8 इलेक्ट्रॉन इज इट्स A। इसका N कितना आने वाला है, 2 2 2, इसका डुप्लीकेट पूरा होगा 6 6 and 8 14, यस आ रहा है इसका 6 को हमें शेयर करना है, 1 2 3। ओके, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है 8, उसमें से हमने शेयर किए 6, बचे 2 तो हम H को नहीं दे सकते, दिए हमने ऑक्सीजन को। अभी ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज निकालो, डेफिनेटली कितना आने वाला है, प्लस। हो गया। अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल भी मत रुको, लाइक करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में दे दो, और इसको शेयर भी करो। मैं ऐसा समझता हूं कि पूरा फॉर्मल चार्ज एंड लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इस पूरे लंबे वीडियो को आप अच्छी तरह से देखो। इसी तरह के हम कंसेप्चुअल वीडियोस आगे लाते रहेंगे। अगर आप इस चॅनल पर नए हैं, तुम्ही नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. डेफिनेटली subscribe our channel to watch the incoming videos regarding the chemistry. Thank you.